हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डूइंग CTET 2016 की साइंस पैडागॉजी। साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या साइंस पैडागॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। द रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर and the distance between the Ritu and her image is 10 meter. If he moves 2 meter towards the mirror, then the distance between the Ritu and her image. अब इसने कहा है कि एक गर्ल है रितु, वो प्लेन मिरर के सामने खड़ी है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द रितु एंड हर इमेज मीन्स ये मिरर है और उसके साथ जो उसके सामने उसकी इमेज है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। जो डिस्टेंस होता है द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द इमेज, जो ये इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस दे रखा है, दिस टोटल डिस्टेंस इज 10 मीटर। अब ये 10 मीटर डिस्टेंस जो है ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब इसने बताया शी मूव्स 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। वो रितु जो है वो 2 मीटर आगे मूव किया है उसने, इट मीन्स ये डिस्टेंस 3 हो गया, 3 मीटर हो गया, 3 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। एंड अब आपको बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द रितु एंड हर इमेज। अब दोबारा आपको टोटल करके ही डिस्टेंस बताना है। अब इसका और इमेज का जो डिस्टेंस है, मिरर टू इमेज भी डिस्टेंस जो है 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा। बट हमें बताना है रितु जो अब आगे बढ़ चुकी है वो उसका और इमेज का डिस्टेंस 3 + 3 दैट इज 6 जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई थिंक ये अंडरस्टूड होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करते हैं, यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास X, Y एंड Z, हाफ फिल्ड विद द डिफरेंट सॉल्यूशंस। उसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस डाले हुए हैं। X इज फिल्ड विद द सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। फर्स्ट X के अंदर है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, मीन्स सोडियम Na हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl है। एंड X इज विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड के अंदर है NaOH एंड थर्ड Z इज फिल्ड विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन्स थर्ड इज फिल्ड विद द HCl। फर्स्ट X, Y एंड Z, ये तीनों आपने देखी, इसमें ये तीनों सॉल्यूशन से भरी हुई हैं। ऑन द एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ फिनॉफ्थलीन। अब देखो फिनॉफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है और ये कलरलेस होता है। और बट अगर इसको हम किसी एसिड के अंदर किसी बेस के अंदर अगर इसको डाल दिया जाए, इसको डाल दिया जाए तो ये जो होता है कलरलेस से पिंक सॉल्यूशन बन जाता है इसका। ओके, तो अब ये जो पिंक कलर आएगा, अब हमें पता होना चाहिए, इसमें पहले पता चल जाएगा। यू वुड ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब्स। तो हमें कौन से टेस्ट ट्यूब्स में कलर चेंज दिखेंगे? देखो सोडियम क्लोराइड जो है उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक बेस नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी कुछ नहीं दिखेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसके अंदर कलर चेंज दिखेगा, मीन्स वाई के अंदर पिंक कलर दिखना चाहिए और किसी के और दोनों के अंदर Y और Z में जो है वो कोई भी कलर नहीं दिखना चाहिए। तो इसमें देखो X इज पिंक, X पिंक दिखा रहा है तो इट मीन्स इट रॉन्ग। हमने रिजल्ट निकाला था कि Y इज पिंक, तो Y इसमें पिंक है, ये ठीक है। ये कलरलेस, ये भी कलरलेस है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट शो कर रहा है, करेक्ट इन्फ्रेंस इसका शो हो रहा है। इसमें Y इसमें किसी में भी और पिंक नहीं है। देखो इसमें Y पेल ग्रीन है, इसमें Z पिंक है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही करेक्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से निकाली है वो यहाँ पे शो हो रही है। क्वेश्चन 63 की अगर हम बात करते हैं, इन आवर माउथ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बैक। अगर हम माउथ को सामने से ऑब्जर्व करते हैं तो
किस तरह के दांत हमारे अरेंजमेंट होता है, दांतों के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले इंसीजर होते हैं, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसी तरह से हमारे जो दांत होते हैं, जो इंसीजर्स होते हैं वो काटने में हेल्प करते हैं। कैनाइन्स जो होते हैं वो जो हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं फ्लैश खाने वाले, उनमें हेल्प करते हैं कैनाइन्स, प्रीमोलर और फिर मोलर। तो ये जो हमारे अगर हम फ्रंट टू बैक जाते हैं तो यही अरेंजमेंट हमें अपने माउथ में दिखता भी है। क्वेश्चन 64 की अगर हम बात करते हैं, इन द प्लांट्स एंड ट्रीज वाटर गोज अप हाई ड्यू टू सक्शन पुल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कॉजेज दिस सक्शन पुल। सक्शन पुल जो होता है मतलब ऊपर की तरफ पानी का खींचना, ये प्लांट्स और ट्रीज में देखा जाता है और ये हाई सक्शन पुल होता है सब में। ये किस वजह से होता है? रेस्पिरेशन की वजह से। रेस्पिरेशन में सिर्फ सांस लेते हैं वो, तो इससे जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि पानी ऊपर की तरफ पुल करेगा, वाटर गोज हाई, तो ये रेस्पिरेशन में नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस में वाटर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो अप नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन में भी ऐसा नहीं होता है। ट्रांसपीरेशन, देखो ट्रांसपीरेशन में हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो हमारे जो लीफ जो होती हैं उनसे पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। जब पानी का इवेपोरेशन जब यहाँ से होता है तो वो नीचे की तरफ से पानी को पुल करने के लिए कहता है, और वही प्रोसेस ट्रांसपीरेशन होती है कि वो नीचे से पानी को पुल करेगा और ऊपर से पानी इवेपोरेट होता रहेगा। उसके जितने भी ट्री के या जितने भी प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं वो वहाँ से उड़ता रहता है पानी। तो ये इट मीन्स इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 65 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ जिंजर। जिंजर का रिप्रोड्यूसिंग पार्ट कौन सा है? जिंजर में आपने देखे होंगे कि काफ़ी सारे नोड्स और इंटर नोड्स बने होते हैं। ये जो नोड्स और इंटर नोड्स बने जो होते हैं ये सिर्फ स्टेम पे ही पाए जाते हैं। तो ये एक स्टेम ही होती है, हमारी एक जिंजर एक स्टेम ही होती है सॉरी, जिसमें हमें ये नोड्स और इंटर नोड्स मिलते हैं। क्वेश्चन 66 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स देखो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करती है? द आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब जिसमें ज़्यादा आयंस होंगे वही जो होगा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। देखो विनेगर बोलते हैं एसिटिक एसिड को, CH3COOH ये होता है। जब इसमें आयंस की फॉर्म में जब ये ब्रेक डाउन होगा तो CH3COO- और H+, इस तरह से इसके आयंस डिसोशिएट हो जाएंगे। और साल्ट सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा तब भी इसके आयंस बन जाएंगे Na+ एंड Cl-। डिस्टिल वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ ही नहीं होती, कोई आयंस ना कोई इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा कंडक्टिविटी जो है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ये बहुत ही कम करेगा, तो इसको ना के बराबर भी मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। देखो शुगर सॉल्यूशन, इसके अंदर भी आयंस डिसोशिएट नहीं होंगे तो ये भी नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन ए और सी मीन्स ए एंड सी ही जो है वो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन 3 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। 67 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने एक स्टेटमेंट कंसीडर करी है, द प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के भी। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें बतानी है करेक्ट है? अभी हम आगे का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो यहाँ आ गया है, द प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स इवन विदाउट रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो होता है वो बिना रेस्पिरेशन के भी थोड़ी देर जिंदा रह सकता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, कि रेस्पिरेशन के बिना तो प्लांट्स वो दिन हो या रात वो रेस्पिरेशन करते ही हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि बिना रेस्पिरेशन के भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस भी ज़रूरी है और रेस्पिरेशन, क्योंकि जैसे हमने बताया अभी कि जो फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ दिन में होती है और रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होती है।
तो इसीलिए ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं इन प्लांट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। तो ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो होता है वो साथ साथ होते रहते हैं डे टाइम में। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन दोनों टाइम पे होती है, तो इस टाइम भी हो रही होती है पर पता नहीं चलता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हम ज़्यादा पढ़ते हैं पर हो रही होती है रेस्पिरेशन भी। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सी है? जिसमें सिर्फ बी ऑप्शन ना हो वो सारे करेक्ट हैं। तो इसमें बी ऑप्शन है, इसमें भी बी ऑप्शन है, इसमें भी बी ऑप्शन है, सिर्फ डी मतलब फोर्थ में सिर्फ फोर्थ पोर्शन में जो है वो बी पोर्शन नहीं है, मतलब बी पार्ट नहीं दे रखा, तो ये जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन 68 की अगर हम बात करते हैं, अ ब्लॉक इज लाइंग एट द रेस्ट ऑफ टेबल, व्हाट कैन बी सेड विदाउट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, या इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा। ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। देखो ग्रेविटेशनल तो एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स, देखो फ्रिक्शनल फोर्स जब तक काम नहीं करेगा जब तक वो मूव नहीं करेगा, तो इसीलिए हम इसको भी मतलब ये मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इसको मूव अपोज करवा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये मतलब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा आपस में, तो इसको भी नहीं हम कह सकते। देयर इज़ अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है, इसका मतलब उसके ऊपर जो फोर्स दोनों तरफ से इक्वल फोर्स काम कर रहा होता है, इसीलिए वो रेस्ट पे होती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है कि ये बॉडी रेस्ट पे है, इस वजह से देयर इज़ अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। बैलेंस्ड फोर्सेस इस पे काम कर रहे हैं, इसीलिए रेस्ट पे है। तो रेस्ट के लिए आप यही ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है, तो ये भी कोई रीजनेबल, क्योंकि जो कंडीशन वो बता रहा है उसी कंडीशन के हिसाब से हमें अपना ऑप्शन चूज करना है। तो 68 का ऑप्शन नंबर 3। 69 की अगर हम बात कर लेते हैं, 69 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ लीफ पैटर्न that is leaf venation and the root types are present in the bamboo। बैम्बू के अंदर किस तरह की लीफ पैटर्न होता है, रूट टाइप होता है और लीफ का वेनेशन होता है। तो बैम्बू एक मोनोकॉट है और इसके अंदर जो लीफ वेनेशन होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए। जो लीफ जो होती हैं इसके अंदर वो पैरेलल वेनेशन इसके अंदर होनी चाहिए, और फाइब्रस रूट, जो फाइब्रस रूट कह सकते हैं या एडवेंटिशियस रूट, इनमें से जो भी नाम होगा वो पता चल जाएगा। क्योंकि सिर्फ अभी हमने क्वेश्चन को अब देखा है कि टाइप्स ऑफ रूट और लीफ वेनेशन किस तरह की होनी चाहिए। अब हम अपना ऑप्शंस देखेंगे। देखो पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट, ये फर्स्ट ऑप्शन ठीक ही लग रहा है, इसमें फर्स्ट ही ठीक लग रहा है। देखो रेटिकुलेट वेनेशन नहीं हो सकता इसमें। टैप रूट, देखो जो हमारे ये बैम्बू जो है वो एक घास में मानी जाती है, जो ट्रीज़ होते हैं ना उनमें टैप रूट मिलते हैं, ट्रीज़ टाइप, मतलब जो लंबे लंबे ट्रीज़ हम कहते हैं उनमें मिलते हैं टैप रूट, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है, तो इसलिए टैप रूट जो होती है वो बड़े ट्रीज़ में जो होती है उनमें मिलती है। पैरेलल वेनेशन और टैप रूट ये भी नहीं, रेटिकुलेट वेनेशन फाइब्रस रूट, तो सिर्फ फर्स्ट ही ठीक है क्योंकि ये मोनोकॉट है और इसमें पैरेलल वेनेशन भी है और फाइब्रस रूट भी है, दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं। क्वेश्चन 70 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? नॉट अट्रैक्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। देखो अट्रैक्शन, सिर्फ अट्रैक्शन से ही मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ता है, अट्रैक्शन से कभी भी मैग्नेटिज्म के बारे में नहीं पता चलता। इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो रिपल्शन है। देखो रिपल्शन के बारे में अगर देखते हैं, इसमें कहीं दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्जेज आउट साउथ पोल। देखो ये ठीक है, अगर हम कोई भी एक मैग्नेट ले लेते हैं, जो ये मैग्नेट है वो नॉर्थ टू साउथ इस तरह से अगर हमने लिया है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ही जाती है कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस तरह से ओरिजिनेट होके यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, जैसे साउथ टू साउथ अगर ये है तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, हाँ तो ये भी ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स ऑफ बार एंड
पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट्स, मतलब जो जहाँ पे यहाँ देखो यहाँ पे इतनी सारी फील्ड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत सारी जो है पोल्स पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रांग होती है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट? तो सिर्फ यही गलत लग रही है कि अट्रैक्शन जो है वो शॉर्ट टेस्ट है, तो अट्रैक्शन शॉर्ट टेस्ट नहीं है, रिपल्शन शॉर्ट टेस्ट होता है। और ये बाकी सारे तो हमने बताया कि नॉर्थ से निकल रही है साउथ पे ख़त्म हो रही हैं, या लाइक पोल्स आपस में रिपेल करते हैं, ये भी सही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो पोल्स पे ज़्यादा होती है, ये भी ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट जो है वो गलत है, तो इसीलिए इसने गलत ही पूछा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 71 क्या कह रहा है? मैचिंग करनी है हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनके यूजेस के साथ। आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो हम एक दवाई की तरह यूज़ करते हैं मेडिसिन पे ऑन वुंड्स, ठीक है। तो ए का सेकंड ऑप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है ये भी देख लेते हैं हम। ए का सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपका सिर्फ थर्ड में, तो ये इसको टिक कर लेते हैं। और देखते हैं मरकरी थर्मोमीटर्स में यूज़ होती है, मरकरी थर्मोमीटर में, तो बी का थर्ड इसमें भी ठीक आ गया। एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम के आपने देखे फॉयल पेपर्स होते हैं, वो फूड को पैक करने में यूज़ करते हैं हम, तो सी का हमारा फोर्थ, ये भी ठीक आ गया। क्लोरीन हमारे वाटर प्योरीफिकेशन में यूज़ होता है, तो डी का फर्स्ट, ये भी ठीक आ गया। तो सॉरी ये भी ठीक आ गया यहाँ पे। तो 71 का जो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि सेलेक्ट अ ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बैकेलाइट एंड द मेलामाइन आर बोथ थर्मोप्लास्टिक, कि बैकेलाइट और मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक्स हैं। अब थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो हीट करने के ऊपर सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पे दोबारा सेट हो जाते हो। तो इस तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पर ये बैकेलाइट आपने देखे होंगे, जो बैकेलाइट के जो हम बनाते हैं, कुकर के हैंडल्स वगैरह भी होते हैं, मेलामाइन के डिनर सेट होते हैं, स्विचेस, हम बैकेलाइट से स्विचेस भी बनाते हैं। तो ये गर्म करने से, जैसे हीटिंग करने से सॉफ्ट नहीं होते, वो ख़राब ही हो जाता है उसका पूरा स्ट्रक्चर। तो ये थर्मोप्लास्टिक टाइप के नहीं है, ये थर्मोसेटिंग टाइप के ही वो है, थर्मोसेटिंग टाइप के पॉलीमर्स हैं। तो मेलामाइन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक और बैकेलाइट इज़ अ थर्मोसेटिक। नो, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों ही सेम कैटेगरी से हैं। ये दोनों ही आपने देखे हैं कि दोनों ही जो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं। बैकेलाइट और मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग। हाँ, ये ही ठीक है कि जो दोनों सेम कैटेगरी में हैं और दोनों ही हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग टाइप के हैं ये, तो सेटिंग ही हमारा आंसर इसमें है। अब हम क्वेश्चन 73 करने से पहले कुछ डायरेक्शंस हमें दे रखी हैं। 73 to 75 तक के क्वेश्चंस के लिए कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, डायरेक्शंस दे रखी हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर। अ टीचर ऑफ क्लास 8th डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन हर क्लास। अपनी क्लास में एक डिमॉन्स्ट्रेट एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करती है। द टीचर टेक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इन अ स्पून एंड बर्न्स इट। थोड़ी सी स्पून में उसने सल्फर लिया और उसको जला दिया। एंड शी देन पुट्स द स्पून इनटू द टम्बलर विद अ लिड टू एंश्योर द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप। उसने फिर देखा कि जल्दी से उसने उसको कवर कर दिया, उस बीकर को, टम्बलर को, और ताकि जो भी गैस उससे निकले वो बाहर ना जाए। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स शी एड्स वाटर टू द टम्बलर। और थोड़ी देर बाद उसने उसमें पानी मिला दिया। क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये रिएक्शन हुआ क्या है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या रिएक्शंस किया है। देखो, सबसे पहले उन्होंने स्पून में सल्फ़र लिया, उसको बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन ही होगी इसमें बर्निंग जब हो रही है। तो अब सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस बन गई होगी। अब ये गैस ताकि बाहर ना निकल पाए इसीलिए इसको अंदर ही रखा, प्लस और थोड़ा सा वाटर और डाल दिया, मीन्स H2O डाल दिया, वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद आपने देखा कि जब भी एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और वाटर होती है, रेन, तब रेन जब आती है तो उससे एसिडिक रेन होती है। तो ये एसिड कुछ ना कुछ बना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एसिड जो बना है, अगर इसमें लिटमस पेपर,
इसमें मतलब ब्लू और रेड लिटमस पेपर दोनों, इसमें लिटमस पेपर इसने डाले हैं इसमें। तो अब ब्लू जो होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा अगर इसमें एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि रेड लिटमस पेपर तो रेड में या ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें एसिड है। एसिड का जो होता है, इस हमने लास्ट एक पेपर्स में भी ये समझा है कि जो ब्लू और रेड लिटमस पेपर के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें सब में पता चला कि जो एसिड होता है वो ब्लू टू रेड में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 70, क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 1 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि इन द अबव डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटीज़ में which substance is formed when sulfur dioxide is dissolved in water। अब हमने देखा ही है, हम पहले भी बता चुके हैं इसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को जब इसने वो किया रिएक्शन जब इनका हुआ तो कौन सा एसिड बना। देखो इसमें बहुत सारे एसिड के नाम दे रखे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड है और सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड, मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो आंसर होंगे वो होंगे सल्फ्यूरिक एसिड दिस वन ए ऑप्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड। बट देखो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता, पहले सल्फरस एसिड बनता है। ठीक है, और उसके बाद ये होता है H2SO3 बनता है पहले, और उसके बाद जब और ज़्यादा वाटर मिलाया जाता है तब इसमें H2SO4 बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मतलब पहला जो प्रोडक्ट होगा वो सल्फ्यूरस एसिड होता है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो आप पहले मतलब फर्स्ट इसने जब पूछा कि क्या बना होगा तो सल्फ्यूरस एसिड, तो ये गलत है, ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 75 ये कह रहा है कि विच प्रोसेस स्किल्स कैन बी द प्रमोटेड थ्रू द अबव एक्टिविटी। कौन सी प्रोसेस स्किल इसमें प्रमोट करने की कोशिश की गई है। देखो ऑब्जर्वेशन तो सबको पता है कि हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, कि हमने देखा था कि पहले हमने देखा कि उसको गर्म होते हुए देखा सल्फ़र को, फिर उसके साथ वाटर की कॉम्बिनेशन करी, फिर उसका एसिड का ऑब्ज़र्व किया, फिर उसमें हमने देखा कि ये जो बना है वो एसिड वो क्या है, एसिड है कि बेस है। देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि हमने ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने उसको क्लासिफाइड भी किया है कि वो एसिड है कि बेस है। हमने यहाँ बता दिया वो एसिड है क्योंकि उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑब्जर्वेशन भी हो गई और उसके साथ क्लासिफिकेशन भी हो गई, और फिर इन्फ्रेंस दे दिया उसमें कि ये जो था पहले क्लासिफाई किया उसको 2 लिटमस पेपर लेके, फिर उसका इन्फ्रेंस दे दिया। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू ये सारी स्किल्स प्रमोट की जा रही हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो गया। 76 क्या कह रहा है, अ साइंस टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स टू पुट 2 drops each of oil and the sugar solution on a flat surface, and she then asked them to tilt the surface and observe the order in which the drops reach the bottom। उसने क्या किया कि सबसे पहले 2 ड्रॉप्स मतलब 2 एक टेबल लिया, वहाँ पे 1 ड्रॉप रख दिया ऑयल का और 1 ड्रॉप रख दिया उसने शुगर सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसने इस टेबल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये देखेगा कि कौन सा विच प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज़ द टीचर ट्राइंग टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स अटेंशन थ्रू दिस एक्टिविटी। अब ये बहेगा, अब जो भी बहने की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन सी चीज़ हेल्प कर रही होती है, पॉइंट सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हम कुछ सॉल्यूशन तो बना नहीं रहे, कि डिज़ोल्व तो कुछ करके देख नहीं रहे, कुछ घोल के घुलनशील पदार्थ तो नहीं है हमारा ना, वॉल्यूम्स का चेक कर रहे। सिर्फ 2 ड्रॉप्स हैं, दोनों लिक्विड हैं, एक शुगर से बना है, एक ऑयल है, दोनों की विस्कोसिटी मीन्स दोनों के अंदर जो एक तरह का होता है ना फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी।
ठीक है। सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड जो है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके अंदर ज़्यादा है और किसके अंदर कम है। ये विस्कोसिटी का एक क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर में भी किया था। उसमें ये बताया था कि जो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी गैसेस पे कैसे फ़र्क पड़ता है और विस्कोसिटी लिक्विड्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन पेपर में जो हमने किया था सीटेट के। क्वेश्चन 77 कह रहा है कि यू फाइंड दैट मैनी ऑफ योर क्लास 6th स्टूडेंट्स बिलीव दैट रॉ मटेरियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ कम्स ओनली फ्रॉम द सॉइल। मतलब आपकी क्लास के ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं, ये विश्वास करते हैं कि जो रॉ मटेरियल आता है प्लांट्स का वो सिर्फ सॉइल से ही मिलता है। विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू काउंटर दिस आइडियाज़। मतलब काउंटर मतलब अपोज करना, मतलब कौन सा एक ऐसा आइडिया है जो इस चीज़ को अपोज कर रहा है कि सब कुछ जो है उसको सॉइल से ही मिल रहा है। देखो इससे इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐसी स्टेटमेंट दी होनी चाहिए जो हमें इस चीज़ को अपोज करे, इस चीज़ को मना करे कि सब कुछ सॉइल से नहीं है, सनलाइट भी ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं प्लांट्स के लिए। तो अब ये देखते हैं इसमें से इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट में ये बात पता चल रही है। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and the chemical reaction involved. मतलब explain in details and the process of photosynthesis and the chemical reaction involved, कि अगर हम photosynthesis को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दें, उसके जो रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर दें, तो वो इस चीज़ को अपोज करेगा। मतलब सिर्फ रिएक्शंस बताने से बच्चे को पूरा समझ नहीं आएगा, हम ये कह सकते हैं। तो उसके बाद और ऑप्शंस देखते हैं। शो द स्टूडेंट्स, शो अ स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ऊपर अगर हम एक पीपीटी बना के दिखा देते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसका दिखा देते हैं, तो उससे बच्चों को समझ आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं प्रोवाइड द स्टूडेंट विद अ मनी प्लांट इन द वाटर एंड आस्क देम टू ऑब्जर्व इट ग्रोथ एंड मेक एन इन्फ्रेंस। या फिर हम ऐसे करते हैं कि एक मनी प्लांट लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं और फिर उसको कहते हैं कि तुम ग्रोथ उसकी ऑब्जर्व करो और फिर मुझे रिजल्ट बताओ, इसका इन्फ्रेंस क्या क्या है कि वो प्लांट ग्रो करा है कि नहीं किया है। तो इस तरह से भी जो है हम मनी प्लांट को शो कर दे सकते हैं वाटर में। अगर वो ये ग्रोथ, देखो सिर्फ इसमें वाटर शो किया है, तो अगर वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है कि पानी में भी मिनरल्स होते हैं और वो भी पानी, मतलब पानी के जो मिनरल्स हैं वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये सॉइल का जो फंडा था उसको काउंटर पार्ट इसका जो है वो काउंटर कर सकता है, इस चीज़ को अपोज करता है। जो हमने क्वेश्चन में जो देखा था कि वो कह रहा था ना कि सॉइल से ही जो होता है वो ज़रूरी होता है, तो ये इस चीज़ को अपोज कर रहा है। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है इसमें। प्रोवाइड द स्टूडेंट विद अ इंटरेस्टिंग रीडिंग मटेरियल ऑन द प्रोसेस ऑफ फूड मैन्युफैक्चर इन द प्लांट्स। अगर हम स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करें जो प्रोसेस ऑफ फूड मैन्युफैक्चर कि खाना किस तरह से बनाता है, वो कहेगा खाना तो बना रहा है पर मतलब ये खाना बनाने की प्रोसेस तो उसको समझ आ जाएगी, पर वो ये कहेगा कि सॉइल से, मतलब सॉइल से ही बन रहा है खाना, या सॉइल से ही वो सारा न्यूट्रिशन ले रहा है और तभी खाना बना रहा है। तो हमें ये जो ये पॉइंट क्लियर करना है उसका कि जो सॉइल से तो उसकी बाइंडिंग हो रही है और जो वाटर है उसको सारे मिनरल्स और विटामिन जो है वो उसके वाटर से मिल रहे हैं। तो ये चीज़ समझाने के लिए इन सब में से सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा लग रहा है कि जो ये बता सके कि ग्रोथ जो है वो एक प्लांट की सिंपल वाटर में भी हो सकती है। और आजकल तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आप देखते हैं कि इस बॉटल में प्लांट्स ग्रो करके लोग दिखाते हैं और किस तरह से बहुत अलग अलग तरह के तरीके यूज़ कर रहे हैं प्लांटेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 78 पे अगर हम बात करते हैं, द क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स दैट, कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो कि साइंस करिकुलम को वैलिड कर दे, मतलब उसको हम वैलिडिटी दे सके, करिकुलम जो भी हमारा जो करिकुलम है उसको वैलिडिटी दे सके। द साइंस शुड बी प्रेजेंटेड एज अ वैल्यू फ्री, मतलब साइंस में वैल्यू फ्री चीज़ें, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें ना सिखाई जाए, एटिकेट्स वाली बातें ना सिखाई जाए, ऑनेस्टी और ये सब जो भी हमारी वैल्यूज़ होते हैं, हमारे मूल्य होते हैं, इनके बारे में ना सिखाया जाए, तो वो उसका जो साइंस का जो पर्टिकुलर करिकुलम है वो वैलिड रहेगा, इसमें ये कहना चाह रहा है। चलो देखते हैं अभी
कुछ पता नहीं चल रहा है इससे कि ठीक है कि गलत है। आगे और देखते हैं कि साइंस शुड बी टॉट एज अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन, कि साइंस को एक ऐसे स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन के हिसाब से ही टीच करा जाए विद अ यूनिक करेक्टरिस्टिक, मतलब कुछ अलग तरह से साइंस को पढ़ाया जाए, उसको अलग डिसिप्लिन बना के पढ़ाया जाए। ये इस स्टेटमेंट में ये बात कह रहा है। लर्नर शुड बी फैमिलराइज्ड विद वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस, या लर्नर को जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में, नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से बताया जाए, फैमिलियर करवाया जाए। या वो कह रहा है कि लर्नर शुड बी एंगेज्ड इन द प्रोसेस दैट लीड्स टू जनरेट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, क्या लर्नर को ऐसी प्रोसेसेस में एंगेज करा जाए, मतलब उसमें सिखाया जाए उनको जो कि साइंटिफिक नॉलेज जनरेट करती हों। तो ये सही है कि हम बच्चे को अगर हम साइंस करिकुलम सिखा रहे हैं तो ये नहीं है कि उनको वैल्यूज़ ना सिखाएं हम, या फिर ऐसा नहीं है कि एक अलग बुला के बिल्कुल जैसे बिल्कुल सब्जेक्ट से अलग ही सब्जेक्ट है उस तरह से इसको पढ़ाया जाए, या सिर्फ नेचुरल प्रोसेसेस से पढ़ाई जाएं, या फिर मतलब ये बड़े मतलब प्रैक्टिकल से लग रहे हैं कि मतलब ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ ऐसा होना चाहिए जो साइंस को एज अ साइंस ही ले सके। तो इसमें है कि साइंटिफिक नॉलेज दी जाए और उसको कुछ ऐसी प्रोसेसेस सिखाई जाए जो कि उनको साइंटिफिक नॉलेज ही प्रोवाइड करे। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका रेलिवेंट इसका आंसर लग रहा है। 79 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ कंडक्टिंग प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ इन साइंस, कि इसमें से कि कौन सा ऐसा मतलब जो कि प्रैक्टिकल्स एक्टिविटीज़ के लिए हमारा पर्पज़ नहीं है। ठीक है, मतलब हम प्रैक्टिकल्स हम बच्चे को करवाते हैं तो उसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो जिस वजह से नहीं करवाते हैं। देखो, दे एनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस आइडियाज़, इससे जो साइंस के जो आइडियाज़ होते हैं वो एनहेंस होते हैं, उसकी समझ बढ़ जाती है। इसके लिए तुम करवाते ही हैं कि साइंस के जितने भी आइडियाज़ हैं वो बढ़ जाएं। दे हेल्प इन स्कोरिंग हाई ग्रेड्स और मार्क्स, उससे जो होती है उनके मार्क्स बढ़ जाएं। तो मार्क्स बढ़ना जो है वो हमारा एम नहीं है, तो नॉट ही पूछ रहा है, तो ये नहीं वाला ठीक लग रहा है। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन से बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहा है, ये भी ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे के सामने प्रॉब्लम आती है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही उसकी क्लियर करवाई जाती हैं। दे हेल्प इन डेवलपिंग मैनिपुलेटिंग स्किल्स, इससे जो प्रैक्टिकल्स बच्चा जब करता है तो उससे वो प्रबंधन, मैनिपुलेटिव मीन्स प्रबंधन कार्य या मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाता है, क्योंकि उनको ऑब्जर्वेशन आ गया, इन्फ्रेंस देना अपना आ गया, उसको प्रोसेस कंडक्ट करना आ गया, तो वो हर चीज़ को मैनिपुलेट, कितने टाइम में एक एक्सपेरिमेंट करना है, किस तरह से करना है, तो हर चीज़ की मैनेजमेंट वो सीख जाता है प्रैक्टिकल से, तो ये भी ठीक है। तो ये सब उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बट सिर्फ मार्क्स बढ़ाना प्रैक्टिकल करवाने का एम नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन मतलब ये सब गलत है और जो गलत है वो सही है। क्वेश्चन 80 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है, A few small wax pieces are fixed at early equal distances on a flat strip of aluminium, and one end of the strip is clamped to a stand and other end is heated. अब वो कह रहा है कि एक हमने एल्यूमिनियम की एक पतली सी एल्यूमिनियम की एक हमने स्ट्रिप ली है, उसके ऊपर अलग अलग वैक्स के कई ड्रॉप्स रख दिए हैं, एक साइड से हमने हीटिंग करनी शुरू कर दी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट ए जो उसने दिया है वो कह रहा है कि वैक्स पीसेस बिगन्स टू फॉल वन बाय वन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम, जहाँ यहाँ से फ्लेम जो जल रही थी उसके बाद से शुरू होके ये एक एक करके ये गिरना शुरू कर देते हैं। ये तो सबसे पहले ये गिरा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, तो हमने ये देखा कि वो एक एक करके यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये गिरना शुरू हो गया। ठीक है, और एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, और वो जो है वो पहले वन बाय वन गिरना शुरू हुए और जो फ्लेम के जो पास है वो सबसे पहले गिरा। आपको पता है जब हीट जब ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। तो
ये हमें पता चल गई कि एक एंड से मतलब यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं और हीट ये भी हुआ है, धीरे धीरे हीटिंग इसकी यहाँ भी पहुँची है, तभी तो ये सारे वैक्स के जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे गिर गए हैं। तो ये कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं और फिर उसका बता दिया कि ये एक प्रोसेस हुई है जो कंडक्शन कर रही है। ठीक है, तो बी से ये पता चल गया। अब ये देखते हैं ऑफ द टू स्टेटमेंट गिवन अबव, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बताया गया है ये हमें बताना है। यहाँ पे ये कह रहा है ऑफ द टू स्टेटमेंट्स गिवन अबव ए इज़ ऑब्जर्वेशन। क्या अभी ये देखो कि ए ऑब्जर्वेशन थी, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है अभी। ए इज़ ऑब्जर्वेशन एंड बी इज़ इन्फ्रेंस। ए से हमने ऑब्जर्व किया और बी से इन्फ्रेंस दिया है कि हमने देखा कि धीरे धीरे करके ये सारे एक एक करके सारे वैक्स के ड्रॉप्स गिर रहे थे, और इन्फ्रेंस दे दिया कि कंडक्शन की वजह से गिर रहे थे, क्योंकि वो पूरी जो मेटल रॉड थी वो गर्म होती जा रही थी और धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। हाँ, ऐसा ही हुआ। तो ये ए ऑब्जर्वेशन थी और बी इन्फ्रेंस था, तो ये तो ठीक ऑप्शन आ गया। ये दोनों ही इन्फ्रेंस थी, दोनों तो इन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तो सिर्फ हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप के ऊपर वैक्स रखा था, फिर यहाँ पे हमने वो हीट किया और देखा, ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से गिरे, पहले इस साइड से गिरे हैं या इस साइड से गिरे। हमने देखा कि ये तो जहाँ पे फ्लेमिंग थी, हीटिंग थी, वहाँ से गिरना शुरू हुए हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन की है पहले हमने ए में, तो ये तो गलत हो गया। बी इज़ ऑब्जर्वेशन, बी में ऑब्जर्वेशन कैसे होगी? बी तो पहले रिजल्ट बता रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है, ये तो रिजल्ट बता रहा है कि इसने क्योंकि यहाँ से गिरा है इसीलिए इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुई है। बोथ ए एंड बी आर ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशन नहीं, ये भी नहीं है। तो ए से ऑब्जर्व करके बी से उसका इन्फ्रेंस बता दिया, तो यही ऑप्शन ए का है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने ये 80 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए इसके जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जो कि पार्ट 2 CTET 2016 के नाम से ही होगी। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और चाहिए तो, विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।